Today we need to start a new topic, and we are doing human physio, right? We are done with the excretory system, and now we are going to start body fluids and circulation. ठीक है, हम ये चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. We do know one thing. What is the meaning of body fluids and circulation, or the circulatory system, or the transporting system? We know we have a very complex body, right? हमें पता है हमारी body design कितना complex होता है. We are taking oxygen, right? We are taking oxygen through which enters our body through nostril and goes down to the lungs. ठीक है, lungs तक जाती है. Oxygen is very important for us. Can anyone tell me why? Why oxygen? ये मत कहना मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के, बहुत ही वेग आंसर हो जाएगा. ठीक है, why तो कोई भी बता देगा, मैं ऐसे किसी को भी पकड़ के पूछूंगी तो. Why oxygen is important to us? Anyone? Just give me a quick answer. To transport the blood. Oxygen is important for oxidation of glucose, right? जो तुमने डाइजेशन वाला प्रोसेस हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन मिला, हमें पता है ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है. ग्लूकोज न्यूट्रिएंट है काइंड ऑफ. ठीक है, सो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, फॉर दैट वी नीड ऑक्सीजन. ठीक है, टू ब्रेक द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, राइट? तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स एनर्जी, ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को और सिमिलरली उसके लिए हर सेल को हमारे बॉडी की ऑक्सीजन भी चाहिए होगा. तो लंग्स से पूरी बॉडी के एक एक सेल तक, फ्रॉम योर टिप ऑफ योर फिंगर टू योर टो, ठीक है, ईच एंड एवरी organ and each and every cell of that particular organ need oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारे टिश्यू डेड होने लग जाते हैं. तुमने to supply this oxygen to each and every cell of our body, we need a transporting system. We need something which is going to transport this, right? Similarly, glucose, जब तुम डाइजेस्टिव प्रोसेस सिस्टम की बात हम करते हैं, ग्लूकोज वहां से एब्जॉर्ब होता है. इट कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज. अब यहाँ से फिर से ग्लूकोज, भाई ऑक्सीजन तो हर सेल तक पहुंच रही है, लेकिन ग्लूकोज भी तो इंटेस्टाइन से लेके हर सेल तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए भी मुझे कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए. ठीक है, तो हमें पता है we need so many raw material for proper maintenance and function of our body, है ना. न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए हमें, अदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो चाहिए होते हैं. ठीक है, और सिमिलरली इन सारे प्रोसेस से, रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज होता है. ठीक है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. तो सिमिलरली उनको भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है उसको वापसी लंग्स तक पहुंचाने के लिए या उसके रिमूवल के लिए भी हमें वी नीड समथिंग टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ताकि जो रॉ मटेरियल है ना उसकी सप्लाई हमारी पूरी बॉडी को मिलती रहे. अब सवाल ये आ जाता है, फॉर द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम व्हाट डू यू नीड? ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुमको चाहिए क्या क्या, कैसे? बताओ क्या क्या चाहिए होता है. सबसे पहले वी नीड अ मीडियम जिसमें सब चीजें डिसॉल्व होके ट्रैवल करेंगी, जिसमें सब चीजें डिसॉल्व होके ट्रैवल करेंगी. ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए भाई ऐसे खुला तो नहीं फैला जाएगा, खुले तो नहीं बॉडी में फ्लो करेगा. जैसे मान लेते हैं सड़कों की हम बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वहां पे हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें व्हीकल चाहिए होता है. हमें क्या चाहिए होता है? व्हीकल चाहिए होता है. ठीक है, ट्रक चाहिए होते हैं जो ट्रैवल करें और सारा रॉ मटेरियल एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाते हैं. उसके बाद हमें सड़कें भी तो चाहिए, हमें रूट भी तो चाहिए. ठीक है, रोड्स भी तो चाहिए. ऐसे जंगलों में पहाड़ों में जैसे कूद के थोड़ी ना चले जाएंगे. ठीक है, सो वी नीड प्रॉपर रूट्स जिसमें वो मीडियम ट्रैवल करे, जिसपे वो व्हीकल ट्रैवल करे. एंड वी ऑल्सो नीड फ्यूल एंड द सप्लाई सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो उनको ट्रैवलिंग जो ट्रांसपोर्ट है उसको पंप करके लेके जाए. ठीक है, जो उनको पंप करके लेके जाए, ये चीजें चाहिए होती हैं. या सिमिलरली मैं अपने घर की अगर बात करूं, हमारे घर की अगर हम बात करते हैं, हमारे घर पे पानी चढ़ाना होता है हमें. ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरे घर के हर रूम में, हर कमरे में, वॉशरूम में, ठीक है, आई हैव डिफरेंट वॉशरूम ऑन एवरी ईच एंड एवरी फ्लोर. ठीक है, हर फ्लोर पे वॉशरूम है, उसमें 2-2 3-3 टैप लगे हुए हैं और हम चाहते हैं हर जगह पानी पहुंचे. तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? अगेन वाटर चाहिए होता है, यानी मीडियम या व्हीकल चाहिए होता है. हमें पाइपलाइन चाहिए होती है.
क्या चाहिए होती है? पाइपलाइन चाहिए होती है। एंड थर्ड थिंग वी नीड हियर इज मोटर। व्हाई वी नीड मोटर? बताओ हमें, मोटर क्यों चाहिए होती है घर में जब To फ्लैट्स store में तुम्हारे? to टू store पंप, the राइट, पंप करने के लिए, अदरवाइज तो पानी चढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज a building is a very complex structure. ठीक है, तो similarly we have a very complex structure, and to travel and to circulate these various substances within our body, what we need? Firstly we need a medium. We need a medium. What is that medium in our body जिसमें सब कुछ dissolve होके travel करता है? बता सकते हो? blood. Blood, right, we have blood. Okay, what is the pipeline system? Veins. Vessels, arteries and veins. यानी we have blood vessels in our body जिनमें blood float करेगा, है ना, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते. And next, what is the motor? Which organ is the motor or pump? ताकि हमारे हर सेल को मिल सके क्या? ब्लड मिल सके जिसमें सब कुछ डिसॉल्व्ड है. What is, which organ is called as pumping organ? Heart. Heart. ठीक है, heart is the pumping organ. So it means the circulatory system constitutes blood. ठीक है, basic is blood vessels and heart. ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम तीन चीजों के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? अभी हम बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं चैप्टर का, मैं पढ़ना क्या है इस चैप्टर में. इज इट क्लियर एवरीवन? आदर्श, शीतल, आदिल, है ना, बहुत ही बेसिक सी बात हमने करी. सी सेम चीज है, वाटर चाहिए, पाइप चाहिए और मोटर चाहिए. ये तीन चीज चाहिए होती हैं. जैसे हमारे घर में वाटर पंपिंग सिस्टम होता है, सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड पंपिंग सिस्टम होता है जो पंप करवाता है. ठीक है, चलो इतनी बात हमें समझ में आई. चलो अब आगे चलते हैं हम लोग. लेट्स सी व्हाट वी नीड टू. सेम चीज बोला हुआ है कि वी नीड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द सेल्स विद रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना. ये हमने डिस्कस कर लिया. अब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा. ठीक है, एनिमल किंगडम में हम बात करते हैं. वी स्टार्ट्स विद स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस सबसे छोटे एनिमल्स है ना, पॉरीफेरा वाले. वो इतने सिंपल होते हैं, है ना, उनको ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है. जैसे हमारे पास ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है ना, उनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है. याद रखना, वाटर वास्कुलर सिस्टम. हमारा है ब्लड वास्कुलर. सब प्लांट्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है ना, प्लांट के पास ब्लड थोड़ी होता है. वैसे ही जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो पॉरीफेरा के एनिमल्स होते हैं, जो हमारी फर्स्ट फाइलम है, या सीलेंट्रेटा जो हमारी सेकंड फाइलम होती है, जिसमें तुम्हारा हाइड्रा काउंट होता है, दे हैव वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू उनकी बॉडी में सारा सप्लाई होता है. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं. Okay, what exactly are we going to study in this chapter? ठीक है, सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं, सर्कुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, वी कैन डिवाइड सर्कुलेशन. सो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन. टाइप्स ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन में एक बस फ्लो चार्ट बनाऊंगी इसमें, और हमें काफी चीजें उसमें समझ में आ जाएंगी. बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता है. वी जस्ट नीड टू स्टडी बहुत बेसिक. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बहुत अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन होते हैं. द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन. ठीक है, द फर्स्ट लेवल इज इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन. इंट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन. ठीक है, एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेल्युलर. ओके, सो नाम से क्या समझ में आता है बताओ मुझे? बहुत इजी. नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा सेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर? इंट्रा मतलब अंदर. अंदर. एक्स्ट्रा मतलब बाहर. ठीक है, राइट. तो इंट्रा सेल्युलर यानी विद इन सेल सर्कुलेशन. हमारे केस में क्या होता है ना, इन आर केस हमारे सेल्स के अंदर ब्लड नहीं फ्लोट कर रहा होता. तुम्हें पता है हमारा कोई भी ऑर्गन ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता. इज इट ट्रू? यस और नो? Yes, ma'am. है ना, कोई भी ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है. व्हाट वी हैव, हमारे जो ब्लड है वो कैपिलरी, आर्टरी और वेन और फिर कैपिलरी में डिवाइड होता है, और कैपिलरी से परमिएट होती हैं चीजें. CO2 बाहर जाना, O2 अंदर आना, ग्लूकोज का बाहर जाना, पोटेशियम सोडियम का अंदर बाहर करना. तो कभी भी ब्लड ऐसे बाहर नहीं निकलता. ब्लड तो रिजर्व्ड है. ब्लड अपनी, जैसे हमारे घर में हम तो पानी बाहर निकालते हैं ना टैप से, तो उसको बंद कर दो, उस ओपनिंग को बंद कर दो, हम पानी को बाहर नहीं निकाल रहे हैं.
तो पूरी पाइपलाइन में पानी भरा हुआ है तुम्हारे घर में, ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे तुम न्यूट्रिएंट निकाल रहे हो बस पानी से, पानी को बाहर नहीं निकाल रहे हो, राइट। तो यानी हमारे सेल्स के अंदर ब्लड फ्लोट नहीं करता, हमारे सेल्स के अंदर फ्लूइड का सर्कुलेशन नहीं होता है, हमारी बात अगर मैं करूं। सो दैट्स व्हाई वी हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। एंड इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, वो तो एक ही सेल है ना, वो तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है, तो उसको अगर सर्कुलेशन कराना है, नॉट ब्लड, फ्लूइड, ठीक है, हम फ्लूइड सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बोल रहे, तो उसको अगर सर्कुलेशन कराना है तो क्या, सिंपल सी बात है, उसके तो सेल के अंदर ही सर्कुलेशन होगा ना, वो सब कुछ फ्लूइड उसी में रहेगा, तो विद इन सेल। सो अमीबा हो गया, या अमीबा का एक कजन होता है पैरामीशियम, ठीक है, या एक और इनका कजन होता है यूग्लेना, इन सब में क्या होता है, दे शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दे शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक टर्म हम पढ़ते हैं, यानी इनका साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है और सारी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है विद इन द सेल, ठीक है। सो दिस इज इंट्रासेल्यूलर। व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, यानी सेल के बाहर, व्हेन फ्लूइड सर्कुलेट्स आउटसाइड द सेल, ठीक है, तो इसमें फर्दर हमारे दो टाइप होते हैं, ठीक है, इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर को, दैट इज वाटर सर्कुलेशन, ठीक है, जो मैंने वाटर वास्कुलर सिस्टम बताया, तो उस केस में क्या हो रहा है, बाहर से पानी बॉडी में आ रहा है ना, आ तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, लेकिन बाहर से जो पानी है वो आता है, वो जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो पॉरीफेरा होता है, वो पानी में रहते हैं, उनको न्यूट्रिएंट पानी से मिलेगा, तो उनकी बॉडी में पानी एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया, ठीक है, पानी एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया, और उसके बाद क्या होता है, वो पानी से सारे मिनरल्स वगैरह बॉडी यूज कर लेती है, वो वाटर ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। क्या हुआ ये, मतलब ये, चलो, तो वाटर बाहर सर्कुलेट करे, तो दैट इज है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, लेकिन वाटर सर्कुलेशन। दूसरा होता है बॉडी फ्लूइड, हम क्या बाहर से मग्गे भर भर के ब्लड थोड़ी ना डालते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या ब्लड पीते थोड़ी हो तुम लोग, नहीं ना, ऐसा तो हम नहीं करते। तो हमारा क्या है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो ही सर्कुलेट करता है, दो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हम लोग ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, वो सब चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। क्या इतनी बात अभी तक सबको समझ में आई, यस और नो? तुमको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? प्रिया, Yes, ma'am. आदिल, दिव्या, ऑल राइट। शीतल क्लियर है बच्चे, दोनों शीतल? हमारी एक शीतल तो चली गई है, शायद उसका नेटवर्क इश्यू है। ऑल राइट, सो वाटर सर्कुलेशन हमें पता ही है, मैंने अभी बताया बहुत सारे एनिमल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, यानी हमारे बॉडी के सर्कुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इन दिस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में होता क्या, जो ज्यादा एक्टिव, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो अपनी बॉडी में रहे, बाहर से नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ओपन क्लोज, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के दो सबसे कॉमन में एग्जांपल जो तुमको बताऊंगी, सबसे पहला ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर, हमारी जो हम बात कर रहे हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और हमारी बॉडी में एक और सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपार्ट फ्रॉम ब्लड, एक और होता है, कोई बता सकता है मुझे कौन सा फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा? लिम्फ। लिम्फ, वेरी गुड शीतल, लिम्फ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम हमारी बॉडी में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ऑलराइट। और हमें जो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो हमें अपनी ही बात करनी होती है ना, हम ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, तो बाकी सबका आइडिया हम ले रहे हैं, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना क्या है, इन दो के बारे में, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? तो मैंने बोला हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, जब हम फ्लूइड, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लूइड यानी ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। फिर दोनों की वेसल्स, यानी ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल, एंड इन केस ऑफ these we have that pumping organ, that is heart, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ना, ठीक है। इस चैप्टर की समरी यही है, तीन चीजें पढ़नी है, फ्लूइड यानी ब्लड, ब्लड की सारी चीजें, ब्लड से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट हम पढ़ सकते हैं हम सब पढ़ेंगे। ऐसे लिम्फेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेसल्स के बारे में, वेसल्स के बारे में बहुत ज्यादा है नहीं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में,
जो ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम लेगा वो ब्लड और हार्ट, ये दो मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड। अब हम पहुंच रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक तो हम चैप्टर को थोड़ा बेस समझने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कोई डाउट वैसे होगा नहीं, बट फिर भी कुछ है तो एनीवन कैन आस्क। ऑलराइट, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। व्हाट इज ब्लड, क्या बोल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इट इज। चलो मुझे ये बताओ, एनिमल टिश्यू हमने पढ़ लिया है ना, तो ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, No, ma'am. तो कौन सा होता है फिर? Connective, जल्दी से, connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड, ठीक है। इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, पता है हमें ये बात। कनेक्टिव टिश्यू की ना एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, किसी को याद है क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्ट करते हैं वो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? कनेक्टिव टिश्यू की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास ना मैट्रिक्स होता है, इनके पास मैट्रिक्स होता है। जैसे इमेजिन वाटरमेलन, वी हैव वाटरमेलन, मैंने तब भी एग्जांपल दिया था इस तरीके का कुछ तुमको। वाटरमेलन में वी हैव रेड पोर्शन एंड वी हैव सीड्स, ओके। रेड पोर्शन होता है जो ईटेबल होता है और सीड्स होते हैं। तो ऐसा होता है उस रेड पोर्शन में ना, उस सारे रेड पोर्शन में हमारे सीड्स क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, सीड्स फ्लोट कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स होता है जिसमें तुम्हारे उस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट मैट्रिक्स हमने कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जब मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड। तो जब मैट्रिक्स में तुम्हारा प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड होता है। हम बोन की बात करते थे, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता था, कैल्शियम का, फॉस्फेट सॉल्ट्स का, है ना। तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो बोन को हम क्या बोल देते थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। आदिल पढ़ लिया तुमने अभी, ये नहीं पढ़ा पढ़ लिया। है ना। तो ये मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी हमने देखो वहां पढ़ी थी, अब देखो चैप्टर में भी आ गई है, तो हमने दो चैप्टर की नॉलेज को कंबाइन कर लिया। इसी तरीके से पढ़ना होता है। सो वी नो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स। जो रेड पोर्शन होता है इसका वो लिक्विड होता है एंड ब्लड सेल्स। यानी तुम्हारा दो चीजें होती है कनेक्टिव टिश्यू में, मैट्रिक्स एंड सेल। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, प्लाज्मा। क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स, प्लाज्मा। और जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में, बता सकते हो मुझे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, Platelet, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो जब हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ब्लड की बात करते हैं उसमें हमारा 55% तो प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, ब्लड, प्लाज्मा, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा इज 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर योर 45%, ठीक है। जो ब्लड होता है कितना होता है हमारी बॉडी में ब्लड, कोई आइडिया है? इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितना ब्लड होता है उन्होंने अप्रॉक्स? 5 लीटर, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। तो अब हमें और पीएच के बारे में कुछ आइडिया है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हो गए हैं, बिल्कुल ही बेसिक। चलो इट इज एसिडिक और बेसिक, चलो इतना बता दो। पीएच, इट इज स्लाइटली बेसिक, ठीक है। पीएच जो ब्लड का होता है दैट इज 7.4, ठीक है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इसका पीएच बेसिक की तरफ ज्यादा साइड करता है। तो अब हम यानी हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड में दो चीजें, प्लाज्मा और सेल्स। तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पहुंच गए हम। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है कि जब तुम ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हो, देखो पीछे वाली स्लाइड में देखो, ये प्लाज्मा इन्होंने येलो कलर का दिखाया है, ठीक है। जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसको रोकते हैं, ठीक है, तो जो हेवी पोर्शन होता है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर में जो रह जाता है वो प्लाज्मा रह जाता है। प्लाज्मा ऐसा येलो कलर का वाटरी और येलोइश स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, और नीचे में तुम्हारे सेल्स रह गए, रेड है बिकॉज ऑफ आरबीसीज, ठीक है।
तो प्लाज्मा क्या होता है, इट इज बेसिकली स्ट्रॉ कलर्ड या येलो कलर्ड, पेल कलर्ड भी मेंशन होता है बुक्स में, ठीक है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स कितना परसेंट ऑफ ब्लड, बताओ मुझे फटाफट, प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%. 55%, ठीक है। प्लाज्मा इस बोलते रहा करो, ठीक है गाइस, आंसर दोगे रिलेट कर पाओगे चीजों को, ठीक है, तभी रिवाइज होती है और आपकी मेमोरी थोड़ी सी फिक्स होना शुरू हो जाती है। बहुत नेटवर्क इशू हो रहे हैं सबको। इस पूरा फ्लो, उसी फ्लो चार्ट में एक फ्लो चार्ट हमने बनाया, ऐसे ब्लड से शुरू किया है तुमने, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा और तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड वेसल्स, उसी को तुम कंटिन्यू कर रहे हो। उस 55% का 90 to 92% इज वाटर, कितना होता है, 90 to 92% इज वाटर, और जो बच गया तुम्हारा वो क्या होता है, 6 से 8 प्रोटीन्स। ये चीज हमको याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। प्रिया, एम आई ऑडिबल टू यू? प्रिया, बहुत नेटवर्क इशू हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। 6 to 8% आर प्रोटीन, कुछ बुक्स में 7% भी मेंशन होता है, बिकॉज वो एवरेज ही हमने रेंज लिया है। 6 से 8% हमारा क्या होता है, राइट, प्रोटीन। तो एवरेज तुम्हारा हो जाएगा 7%, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। 7% प्रोटीन्स हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है, याद रखना। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये कुछ कॉमन प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स अक्सर टर्म तुम यहाँ पे यूज करते हो। इसमें तो हम क्या ही पढ़ेंगे, पानी होता है हमारा, ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। क्या ये तीनों नाम सुने हैं पहले, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, एनी आइडिया तीनों में से कौन सा क्या करता है? Albumin balancing the osmotic balance. बोलो बच्चे, Globulin. दोबारा बोलो। Albumins balance the osmotic balance. All right, very good. Globulin? Used in defense mechanisms of body repairing. Very nice, very nice. Any idea about fibrinogen? Used in clotting. क्लॉटिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो हमारा एल्बुमिन होता है, मतलब ये याद रखना, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तुम्हारे ब्लड का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें हमारे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है। जैसा अभी मुझे आदिल ने बताया, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स जो होते हैं, दे हेल्प्स इन तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन ब्लड प्लाज्मा, रिटेन्स वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है। यानी क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर चाहिए, ब्लड कॉन्स्टिट्यूट, देखो 90 to 92% तो पानी है प्लाज्मा में, ठीक है। तो वो पानी रिटेन रहना चाहिए, वो पानी ब्लड से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ब्लड तभी नॉर्मल रहेगा। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट पानी चला गया बाहर तो ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ब्लड में कितना कुछ है, ब्लड में इतने सारे सॉल्ट्स हैं, ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में CO2 है, ब्लड में ऑक्सीजन भी है, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन ब्लड। तो अगर वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो सारा पीएच और आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन उसमें हेल्प करते हैं। एक और चीज आदिल ने मुझे अभी बोली कि जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। किसी को कोई आइडिया है हाउ? कुछ ऐसे ग्लोबुलिन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज का नाम सुना है आदर्श, शीतल? हैव यू हर्ड अबाउट एंटीबॉडीज, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, सबने सुना है। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, कोई भी एंटीजन आता है उसको मारने के काम आते हैं, इतना तो हमें पता है। और वो एंटीबॉडीज आर ऑल्सो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो विच एक्ट्स एज एंटीबॉडीज, ठीक है। तुम्हें इसलिए ग्लोबुलिन नया नया लगता है क्योंकि तुमने इम्यूनोग्लोबुलिन तो बहुत बार पढ़ा है, तुमने ध्यान नहीं दिया उसके बाद में ग्लोबुलिन है, एंड ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो यही प्रोटीन होते हैं जो या तो वाटर रिटेन में हेल्प करते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं फिब्रिनोजन की, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक ना प्रोटीन अगेन प्रेजेंट होता है ब्लड में, या क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं हम, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, वो फिब्रिनोजन को, ये फिब्रिनोजन है, इस फिब्रिन को जो क्लॉट बनता है जब चोट लगती है, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो फिब्रिनोजन होता है, इन शॉर्ट, बिकॉज डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो?
प्लाज्मा का ये वाला कंपोनेंट समझ में आया हमें, है ना? हाँ। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं छोटी सी तुमको बताऊंगी, ये देखो, दिस इज प्लाज्मा ऊपर, ये स्ट्रॉ कलर्ड बोलते हैं ना, ये वो तो भूसा होता है जो, वैसा सा कलर। हेयर नीचे तुम्हारा ये क्या हो गया, देखो ये पूरा ये WBC और प्लेटलेट्स हैं इतने में, और ये तुम्हारा सारा आरबीसी का नंबर तुम सोचोगे इतना सा WBC और प्लेटलेट, आरबीसी इतना सारा, आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है, अभी पढ़ेंगे ना तो यू विल फाइंड आरबीसी मिलियंस में प्रेजेंट होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड, और WBC प्लेटलेट्स, WBC थाउजेंड्स में होते हैं, प्लेटलेट्स भी तुम्हारे कुछ लैक्स में होते हैं, और ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। सो यस, इसकी वैल्यू ज्यादा। अब प्लाज्मा हमें पता है दिस इज येलो और स्ट्रॉ पार्ट। एक और टर्म हम यूज करते हैं सीरम, यस और नो, सुनिए वर्ड, यस मैम। है ना? व्हाट इज सीरम? अब सीरम और प्लाज्मा में, सीरम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड, पेल येलो कलर का, ट्रांसपेरेंट, विस्कस फ्लूइड। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। वेरी गुड, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग। हमें पता है खून जमता है, इसका मतलब जमने वाला जो फैक्टर होता है, क्लॉट होने वाला जो फैक्टर होता है, वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो अगर हमें उस प्लाज्मा में से उस क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया तो मेरे पास प्रोटीन रह गया, वाटर रह गया, और बाकी चीजें रह गई, और जो वो येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा वो जमेगा नहीं, क्योंकि क्लॉट वाले फैक्टर निकाल दिए, तो उसको हम बोलते हैं सीरम। उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम। सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर और प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। इतनी बात क्लियर है शीतल, आदर्श? यस और नो? यस मैम। चलो, कोई स्लाइड मिस हो गई हो तो मुझे बताना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नोट्स हम नहीं लिख रहे, हम सिर्फ पॉइंटर्स में बात कर रहे हैं, ठीक है? इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आपको आगे ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। एल्ब्यूमिन अभी मैंने बताया हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर रिटेनिंग में हेल्प करते हैं, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एंड ग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो ये हमें समझ में आ गया। और याद रखना, हमने प्लाज्मा में बेशक वाटर और ये पढ़ा है प्रोटीन, इसके अलावा मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयंस, ठीक है? सब कुछ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है छोटे छोटे अमाउंट्स में, ठीक है? See, plasma also contains small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, carbonate. कार्बोनेट होता है, बफर होता है ये ब्लड का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर? केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बफर क्या होता है? बताओ आदिल, व्हाट इज बफर? Which balance the basic or acidic nature. राइट, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, ऐसा सब्सटेंस जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता है, उससे हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? हमारा जो ब्लड होता है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है, किसकी वजह से? कुछ फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से, जिसका एक मेजर फैक्टर कार्बोनेट आयंस होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। सी, सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। ये देखो ना, सीरम निकल गया ऊपर, नीचे क्लॉट बच गया, तो क्लॉटिंग फैक्टर नीचे आ गया। चलो, सो हमने दो मेजर चीजें पढ़ी, 55% प्लाज्मा, 45% तुम्हारे ब्लड सेल्स, ठीक है? जो ब्लड सेल्स हैं, अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। वी आर डन विद द प्लाज्मा। प्लाज्मा का टोटल परसेंटेज 55%, जिसमें 90 to 92% वाटर, 6 to 8% और 7% इज प्लाज्मा प्रोटीन। तीन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है? और ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम, ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? यही डिस्कस किया अभी तक हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स की। कौन कौन से ब्लड सेल्स के बारे में हम बात करते हैं? वी हैव 3 मेजर ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, जो अभी मेरे को शीतल ने बताया। आरबीसी का कोई दूसरा नाम भी होता है? मुझे कुछ नाम सा याद आ रहा है। कैन एनीवन टेल मी अनदर नेम ऑफ आरबीसीज? Erythrocytes. Erythrocytes. इराइथ्रोसाइट्स, राइट, erythrocytes. Any another name of platelet? बताओ। Platelet का Thrombocytes. Thrombocytes.
प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बिन पढ़ा हमने, प्रोथ्रोम्बिन है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स आर, जल्दी बताओ। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, वेरी गुड। ल्यूको यानी कलरलेस एंड साइट मतलब सेल। इराइथ्रो भी रेड पिगमेंट जहां भी होता है वह इराइथ्रो टर्म यूज होता है। ठीक है, सो यानी हमें इराइथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम फटाफट से शुरू करते हैं इराइथ्रोसाइट्स के बारे में। इराइथ्रोसाइट्स आर आरबीसी। वो डायग्राम अभी याद है, टेस्ट ट्यूब बनी हुई थी जिसमें खूब सारा आरबीसी था और बाकी थोड़ा सा तुम्हारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यहाँ पे था, है ना, और ऊपर में तुम्हारा प्लाज्मा था। तो हमें पता है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल होता है तुम्हारा कौन सा? आरबीसीज। आई टोल्ड यू मिलियंस में प्रेजेंट होता है। सो इट इज 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। याद रखना, वैल्यूज तो याद रखनी ही है, इतना तो तुमको पता होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे जो आरबीसीज होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आरबीसीज, चलो ये बताओ आरबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस नहीं होता है? नहीं होता मैम। नहीं होता है। ठीक है, तो आई कैन सी एडल्ट मैमल के, ठीक है, एडल्ट मैमल के जो आरबीसीज होते हैं दे आर एन न्यूक्लिएटेड। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है एंड दे ऑल्सो लैक सेल ऑर्गेनेल्स। हमारे आरबीसीज के पास कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होते क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो अपनी जगह खाली रख के चलता है। ठीक है, शेप की अगर मैं बात करूं, दे आर बाइकॉनकेव, दे आर बाइकॉनकेव और डिस्क लाइक, कई बार डिस्क लाइक मेंशन होता है। ठीक है, सर्कुलर इन शेप। ठीक है, तो याद रखना मैमल्स में एन न्यूक्लिएटेड होता है। ये हम एनिमल की, ये चीज भी हमने एनिमल किंगडम में पढ़ी है कि हम जब एम्फीबियन से शुरू करते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस के पास, स्पाइसेस के पास हम जब बात करते हैं वहां न्यूक्लिएटेड से शुरू होता है। उनके पास आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है न्यूक्लियस का डिजेनरेशन होता है। शीतल क्या हुआ, नेटवर्क इश्यू चल रहा है बच्चे? पूरी क्लास मिस कर दी तुमने आज। अभी भी आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी। वीडियो देख लेना प्लीज बाद में, ठीक है ना। ओके, हेल्दी के इतना होता है आरबीसीज की हमने बात की। मेन में ज्यादा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली विमेन से, ये भी याद रखना, मेन में ज्यादा होता है विमेन से नंबर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, बाइकॉनकेव इन शेप, दे कंटेन हीमोग्लोबिन। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, दे कंटेन हीमोग्लोबिन। ओके, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? कोई बता सकता है मुझे हीमोग्लोबिन क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया हमने। प्रोटीन। कैसा प्रोटीन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? क्वाटरनरी। ठीक है, इट इज क्वाटरनरी प्रोटीन। हमने ये उसमें भी पढ़ा था। क्यों क्वाटरनरी होता है? बिकॉज हमें पता, जो आरबीसी को ऐसे तोड़ा, इन्होंने देखा तोड़ा तो अंदर हमें ये हीमोग्लोबिन दिखा। आरबीसी में 12 से 16 ग्राम कितना होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, 12 से 16 ग्राम, ये वैरी करता है, ये रेंज अब फिर से वैरी करती है। ठीक है, फीमेल में और मेल में। फीमेल में कितना होता है, एनी आइडिया? हीमोग्लोबिन 10 to 12 10 to 12 या 12 to 14, एवरेज हम 12 to 14 रखते हैं। ठीक है, और जो मेल होता है, मेल में होता है 14 to 16 ग्राम। ठीक है, मेल का अगेन ज्यादा होता है। फीमेल्स में ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन तुम्हारे आरबीसीज की वैल्यू कम होती है और हीमोग्लोबिन लेवल्स भी कम हो जाते हैं, इसलिए लड़कियों में अक्सर ब्लड की कमी होती है, वो अनीमिक होती हैं। राइट, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है किसमें? ब्लड में। हीमोग्लोबिन होने से क्या हो जाता है ब्लड में, आरबीसी में? व्हाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट इट डज? मामी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है ऑर्गन्स को, टिश्यूज को। वेरी गुड, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन टू, इट इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन, वेरी ट्रू। और इसको हीमोग्लोबिन के अंदर में हम जब पढ़ते हैं आयरन मॉलिक्यूल्स Fe2+ में बाइंड होते हैं तुम्हारी सारी की सारी चेन्स, तो आई कैन से इट इज रेड कलर, इट इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, है ना। इट इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग। हम कहते हैं ना आयरन रिच फूड खाना चाहिए, अदरवाइज हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, सो containing complex protein, I can write like this.
So it is red color iron containing complex protein which is present in RBCs. And so what is the function of hemoglobin? अभी शीतल ने जैसे बताया, what it does, it transport oxygen, ठीक है, and it also provide red color. So when I'm talking about hemoglobin, normal value की बात करी, क्या होता है, what it does, सबसे पहले it provides red color, जो हमारे blood का red color होता है, that is due to hemoglobin. जैसे plants का green color is due to chlorophyll, that is a pigment. Similarly ये, और what it does, it transports oxygen. एक हीमोग्लोबिन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी होते हैं? 4 ठीक है, 4. एक उसमें हमारे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं. चलो इतना हमें समझ में आई कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 एज वेल. CO2 भी इसी में करता है, या कई बुक्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस. जितने भी हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है. तो चाहे हीमोग्लोबिन का फंक्शन ले लो या आरबीसी का फंक्शन ले लो, बात वही है ना, कि आरबीसी रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, आरबीसी ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी गैसेस. ओके, अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की, कि आरबीसीज बनते कहाँ है, या ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते कहाँ है तुम्हारी बॉडी में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये तुम्हें यहाँ पे भी काम आएगा, ये भी लोकोमोशन, तुम बोन्स के बारे में पढ़ोगे तब भी तुम पढ़ते हो, और ये चीज हम दूसरे और चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो जब मैं आरबीसी के बनने और टूटने की बात कर रही हूँ, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. जो मेरा आरबीसी बनने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस. क्या बोलते हैं, दोबारा से बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? इराइथ्रोपोइसिस. ठीक है, सो इराइथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन, बिकॉज अब इराइथ्रोब के से रिलेटेड बहुत सारे नाम पढ़ोगे. सो इराइथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. ठीक है, अब कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है. कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है मोस्टली. ये जितने भी मतलब कहते हैं ना जो खून बनता है, कभी तुमने सुना है, मूवीज में बहुत दिखाते हैं आजकल कि किसी को ब्लड कैंसर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो. सुना है? यस और नो? है ना. तो जब ब्लड कैंसर होता है तो बोन मैरो का क्या लेना देना है? बोन खून बदल दो ना पूरा का पूरा, बोन मैरो की ट्रांसप्लांट कर रहे हो. बोन मैरो इज द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन लॉन्ग बोन्स. ठीक है, जो लंबी लंबी बोन्स होते हैं उनके बीच में ना पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको बोन मैरो बोलते हैं. तो बोन मैरो इज द बोन मैरो हैज स्टेम सेल्स. ठीक है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स. बोन मैरो इज द पेरेंट ऑफ ब्लड सेल्स बोल सकते हो, कि तुम्हारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं. तो ब्लड कैंसर हो रहा है, तुम ब्लड तो चेंज कर दोगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोन मैरो ही कैंसरस सेल बना रहा है, बोन मैरो में ही इन्फेक्शन है. सो इन दैट केस हम क्या करते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्योंकि जब बोन मैरो हेल्दी होगा तो वो हेल्दी सेल्स बनाएगा, है ना, और आपका कैंसर ठीक होने के चांसेस रहते हैं. तो इस एग्जाम्पल से याद रखना, कभी भूल भी जाते हो कि बहुत देखते हो मूवीज में और ये चीज हमें थोड़ा जल्दी याद रहती है. ठीक है, सो बोन मैरो में हमारे इराइथ्रोसाइट्स बनते हैं. इराइथ्रोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज. ये पूछा हुआ है पेपर में. लाइफ स्पैन 120 दिन. ठीक है, लगभग 4 महीने हो जाते हैं ना. 4 महीने, दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज. और वो डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन में होते हैं. कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन. स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. ये भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज यानी जब भी इनका लाइफ, जब भी 120 दिन हो जाते हैं पूरे, उसके बाद ये कहाँ जाके एंड होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन में होते हैं. क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो? yes, है ना. अब एक छोटा सा यहाँ पे ना, इसी में जैसे तुम्हें पूरा फ्लो चार्ट ऐसे बनाओगे, कुछ ना एक नोट डाल के लिखो. ये चीज तुमको एक बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए. ठीक है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, बट हाँ तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी साइट्स में आरबीसीज बहुत ज्यादा रेड होते हैं, ऐसे पूरे हाथ पैर जैसे उनके रेड रेड स्पॉट्स दिखते हैं, बिकॉज उनके आरबीसीज बहुत ज्यादा होते हैं, है ना. तो जब अर्ली एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में तुम होते हो तब इसमें बोन मैरो में नहीं बनता, तब तो ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं होते. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? तो इन अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ embryonic life, उसमें कहाँ पे बनता है तुम्हारा? नेक्स्ट पेज पे लिखते, तुम इसको फ्लो चार्ट के साथ ही लिखना. ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहाँ पे तुम्हारे आरबीसीज बनते हैं, ये तुमको याद रखना है.
ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे आरबीसीज बनते हैं योक सैक में, ठीक है। योक सैक एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन में, तो तुम देखोगे एक लेयर होती है एम्ब्रियो की जिसको हम योक सैक बोलते हैं, ठीक है। और जो एम्ब्रियो होता है ना, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ मैं, उस केस में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड, बाद में जाके उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। एवोल्यूशन हुआ, हमें समझ में आया हमारी बॉडी को कि न्यूक्लियस से काम नहीं चलेगा, न्यूक्लियस को हटाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन ज्यादा कैरी हो पाएगी, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भर पाएगा। जितना हीमोग्लोबिन भर सकते हो एक आरबीसी के अंदर भर दो, ठीक है, वो तभी हो पाएगा। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद लेट एम्ब्रियोनिक लाइफ की जब हम बात करते हैं, और एम्ब्रियो बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़े से उसने ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू कर दिया है, अब क्या होगा, ठीक है। लेट एम्ब्रियोनिक लाइफ में, दिस इज इंपॉर्टेंट, लिवर ऑर्गन डेवलप होने लग गए एंड स्प्लीन, लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। उसके बाद अब हम बर्थ ऑनवर्ड से, जब बर्थ के बाद से, ठीक है, बर्थ के बाद से बोन मैरो में, आफ्टर बर्थ आरबीसीज की बात हो रही है, बोन मैरो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? ये सब हमने नोट में लिखा है, इसे बॉक्स में बंद कर लेना, चाहे तुमको पता है दिस इज एक्स्ट्रा, तुमको एक आइडिया होना चाहिए, इसे ब्लैंक नहीं होना है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद एक दो चीजें और यहाँ पे, सी ल्यूकोसाइट्स पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, एक दो चीजें और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में पूछा जाता है, तो यानी कभी भी देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आरबीसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना अगर कि कहाँ कहाँ बनता है, तो ये देखना कहीं क्वेश्चन ने मेंशन तो नहीं किया है एम्ब्रियोनिक लाइफ, अर्ली एम्ब्रियोनिक, लेट एम्ब्रियोनिक मेंशन तो नहीं किया है, ठीक है। मेंशन किया होगा तो तुम उस हिसाब से आंसर चेंज करोगे अपना, नहीं तो अदरवाइज बोन मैरो तो तुम्हारा है ही, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, वो तो हमारे पास आंसर है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज, क्या था बताना, जल्दी से बताओ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या था? इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। हमें पता है आरबीसी में आयरन होता है, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन, इसका मतलब आयरन और प्रोटीन तुम्हें तुम्हारी डाइट में चाहिए ही चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात है, यस और नो? इतना कॉमन सेंस तुम लगा सकते हो, है ना? Yes, sir. तुमसे नहीं पूछा जाए तो तुम इतना दिमाग लगा लोगे जी, प्रोटीन है और आयरन तो होता ही है, तो ये तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज, दैट इज विटामिन B12, नाम सुना है? Yes, ma'am. है ना, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, याद रखना, दे स्टिमुलेट्स formation of or maturation of, not formation exactly, it should be maturation, stimulates maturation of RBCs, कि आरबीसी बन तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बड़े नहीं हो पाते अगर इनकी डेफिशिएंसी है, तो ये भी हमें चाहिए ही चाहिए, और इनकी कमी हो जाएगी तो भी तुम्हारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी सब बढ़िया चल रहा है, बोन मैरो अच्छे से काम कर रहा है, तुमने बोन मैरो टेस्ट भी कर लिया, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी खून की कमी है बॉडी में, तुमने डाइट ठीक कर ली फिर भी खून की कमी है बॉडी में। क्यों? हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो, उसकी वजह से भी आरबीसी बड़े नहीं हो पा रहे हैं, और तुम्हारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और डेफिशिएंट लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सा अनीमिया, नाम सुना है अनीमिया का? Yes, ma'am. है ना, तो अनीमिक फीमेल्स इसलिए अक्सर अनीमिक होती हैं, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा एबनॉर्मल लेवल्स की हम बात करते हैं, तो दिस इज इट आरबीसीज का लाइफ स्पैन, आरबीसीज का स्ट्रक्चर, ठीक है, आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है, और सब पढ़ लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फॉर्मेशन सब देख लिया हमने। उसके बाद अब एंड में हम बात करेंगे एबनॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसीज, और यानी ज्यादा या कम, ये हम हर टॉपिक में बात करते हैं, ठीक है, ये हम हर टॉपिक में बात करते हैं। तो एन एबनॉर्मल राइज इन आरबीसीज, वो हीमोग्लोबिन की कमी, अनीमिया, ठीक है, एन एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी, ठीक है, इसको बोलते हो तुम पॉलीजिथमिया, क्या बोलते हो? पॉलीजिथमिया, नाम सुना है, पढ़ा तो है ही, ठीक है, तो कम से कम जाना पहचाना लगना चाहिए, पॉलीजिथमिया बोलते हैं। और एन एबनॉर्मल
डिक्रीज, ठीक है, इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एज इराइथ्रोपीनिया। पीनिया अक्सर कमी के लिए होता है, ल्यूकोपीनिया ल्यूकोसाइट कम हो जाना, याद रखना, ठीक है। इराइथ्रोपीनिया मतलब इराइथ्रो यानी आरबीसीज, सो इराइथ्रोपीनिया हो जाएगा इराइथ्रोसाइट्स कम हो जाना। इतनी बात समझ में आई जी एवरीवन? यस मैम। इतना क्लियर है अपने को? बहुत बढ़िया। उसके बाद अब बिल्कुल लास्ट लाइन अबाउट इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें पता है आरबीसीज कम हो जाएगा जिससे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, यस और नो? यस मैम। है ना? तो मान लेते हैं एक प्रोसेस था, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है यहाँ पे, आरबीसी कम हो गए, बिकॉज ये नाम तुम पढ़ोगे इधर उधर और कंफ्यूज हो जाओगे। इराइथ्रोपोइसिस एंड इराइथ्रोपोइटिन। पोइसिस क्या था? प्रोसेस था जिससे आरबीसीज बनते हैं। तो आरबीसीज की मान लो बॉडी में कमी हो गई, तो हमेशा ना एकदम से ऐसे तुम्हें पॉली इराइथ्रोपीनिया नहीं हो जाएगा एकदम से। कोई भी चीज ना जब लिमिट में होती है तो तुम्हारी बॉडी में ना बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। बॉडी तुम्हारी खुद को कोशिश करती है खुद से काम बन जाए, है ना, ऐसे तुमको तकलीफ देने ना पड़े, बॉडी यही ट्राई करती है। तो आरबीसी कम हुए जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, यस और नो? है ना? Yes. इसकी वजह से अब क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से एक केमिकल रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, स्टिमुलेट, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स, हमने रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, है ना? वहीं पे तुम्हारा एक और केमिकल रिलीज होता है, एक और हार्मोन रिलीज होता है, इट स्टिमुलेट्स, ये भी हम एंडोक्राइन में भी पढ़ेंगे, रिलीज ऑफ इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है। इराइथ्रोपोइटिन मैं इसे बॉक्स में बंद कर देती हूँ। इराइथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन, ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन। अब रिलीज कौन, ये सब हुआ है ब्लड में, ये सब हुआ है ब्लड में, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, फ्रॉम किडनी, ठीक है। और ये हार्मोन जाके एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स बोन मैरो, ये बोन मैरो को बोलेगा कि बेटा ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तुम आरबीसी ठीक से बना नहीं रहे हो, ठीक है, तो फटाफट से आरबीसी ज्यादा बनाना शुरू कर दो। तो बॉडी ने खुद से ही कोशिश करी है ज्यादा आरबीसी बनाने की, तब भी नहीं होगा तो तब तुम्हारी बॉडी में फिर कमी आ जाती है। तो इट स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। ये रेगुलेशन हो गया, दिस इज योर रेगुलेशन, कैसे आरबीसी की रेगुलेशन होती है बाय दिस हार्मोन। इज इट क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? देख लो कितना कुछ पढ़ लिया हमने इसके बारे में, आरबीसी के बारे में। चलो फटाफट से मुझे बताओ आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 5.5 5 to 5.5 वॉट million. मिलियन, किसमें? 2 ग्राम, 100 ग्राम, क्या? 5 mm. पर mm क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, क्योंकि डेसीलीटर और बहुत सारी यूनिट लिखी हुई हो सकती है। लाइफ स्पैन कितना है आरबीसी का? 120 days. 120 डेज, 20 ठीक है। days. हमारी बॉडी में मेजर साइट कौन सी है इराइथ्रोपोइसिस की? Bone marrow. Bone marrow. बोन मैरो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। क्या हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, यस और नो? नो मैम। नो, ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास नहीं होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारे पास? Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए कौन से 2 मिनरल अपने को चाहिए होते हैं मैच्योरेशन के लिए? Iron and vitamin. विटामिन B12 एंड Folic acid. फॉलिक एसिड, ठीक है। इतने ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब पढ़ने बैठते हो ना पूरा टॉपिक पढ़ लिया एक बहुत, ठीक है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने ब्लड शुरू किया, हमने आरबीसी के बारे में बात किया, हमने पूरा इंट्रोडक्टरी पाथवेज के बारे में बात किया। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ ब्लड। टिल देन जस्ट रीड द चैप्टर थोड़ा बहुत अभी, और पूरा एक्सक्रीटरी जो तुमने पढ़ लिया है जस्ट ट्राई टू सॉल्व मॉड्यूल इन प्रीवियस ईयर ऑफ दैट चैप्टर एज वेल। पैक करो चैप्टर को, शेल्फ में डालना शुरू कर दो अपने ब्रेन के, ठीक है, ताकि जब बाद में उठाओ तो अच्छे से तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, Yes, sir. चलो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, टेक केयर, Thank you. बाय।